आदाब। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर के। आज हम लोग एक अलग व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में एक गैंगलॉर्ड नहीं था, बल्कि अपने आप में एक फेनोमेनन था। ये मैं पॉजिटिव टर्म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको नेगेटिव टर्म में कह रहा हूँ। वाई? बिकॉज आप अभी कहानी सुनते सुनते आप समझ जाएंगे कि वाई ही वॉज नॉट अ रन ऑफ द मिल गैंग लॉर्ड, वाई ही वॉज सो डिफरेंट। जी हाँ, आपको पता है कि भारत या मुंबई एक बहुत पीसफुल शहर हुआ करता था प्री इंडिपेंडेंस एरा में। मैं इस वक्त ब्रिटिश के खिलाफ हुए हुए मूवमेंट्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस ज़माने में हमारे यहाँ अपराध की वारदातें बहुत कम हुआ करती थी, जैसे कि राहजनी, जैसे कि रेप, जैसे कि हत्या, जैसे कि इस किस्म की दूसरी जो वारदातें होती हैं वो स्पेट ऑफ क्राइम्स नहीं कहा जाता था। दे वर लाइक फार एंड फ्यू, कभी कभार हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये जो स्पॉरेडिक इंसिडेंट्स थे, जो कभी कभार होने वाली घटनाएं थी, इन्होंने एक अलग रूप इख्तियार कर लिया। और फिर कुछ लोगों ने, कुछ अनएम्प्लॉयड, डेस्परेट, बदतमीज लोगों ने मिलकर के कुछ संगठन बना लिए। जी हाँ, क्या हो गया? इससे पहले मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि लोगों ने, इलाहाबाद के लोगों ने मिलकर इलाहाबादी गैंग बना ली, जौनपुर के कुछ लड़कों ने मिलकर जौनपुरी गैंग बना ली, बनारस के कुछ लड़कों ने मिलकर बनारसी गैंग बना ली। इस वक्त हिंदू मुस्लिम कुछ हमारे यहाँ पे जातिवादी नहीं थी, लोग अपने अपने इलाके, अपने अपने प्रांत के लोग मिल करके संगठित रूप से लोगों के साथ में इस किस्म का क्राइम करने लगे थे। ये बात है इंडिपेंडेंस से जस्ट कुछ सालों पहले की। एंड देन 1947, 15 अगस्त के बाद हमारे देश का क्राइम का खाका या इस शहर का क्राइम का खाका बिल्कुल चेंज होने लगा। जी हाँ, क्या हुआ? हमारे यहाँ चूंकि देखिए ये सारे जो थे माइग्रेंट्स थे, दे वर नॉट लोकल मुंबईकर्स। उन सब में जो माइग्रेंट्स में से जो सबसे नोटिसेबल शख्स था वो था अब्दुल करीम खान। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अब्दुल करीम खान टुडे। कौन था ये करीम? मैं इससे मिल चुका हूं, मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, मैंने इससे कई बार कई घंटों बैठ के बातें की हैं, और उसने पता नहीं क्यों किस तरह से मुझ पर ट्रस्ट किया और किस तरह से उसने मुझसे सारी अपने दिल की बातें खोल के बताई। इस तमाम मुलाकातों में जो चीज़ सबसे अजीब रही वो ये कि उसको खुद नहीं पता कि वो बॉम्बे कब आया था। पेशावर से आया था, पठान था, लेकिन उसको खुद ये पता नहीं था कि मुंबई वो कब उसका आना हुआ। उसका सिर्फ ऐसा कहना था कि 1930s में खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, ये नाम आप लोगों को याद आ रहा है? इतिहास के स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद होगा कि हम लोगों ने खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी थी। कौन थे वो? वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, पठान थे, और बापू के साथ रहा करते थे। वेल, करीम जो है वो बापू के साथ नहीं रहता था, वो बापू को जानता था, लेकिन वो खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ रहा करता था। और एक्चुअली ही वॉज अ बोनाफाइड मेंबर ऑफ पख्तून जिरगे हिंद। जी हाँ, ये जो है अफगानी पठान का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जो सब के सब उसके एसोसिएशन के मेंबर थे। करीम उसका मेंबर जरूर था और खान अब्दुल गफ्फार खान को बहुत मानता था, लेकिन उसने उस जमाने में कोई भी अच्छे नेक काम नहीं किए थे, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। कुछ अरसा गुजरा और भारत आजाद हो गया, फिर बापू शहीद हो गए, और फिर खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो भी नहीं रहे, लेकिन करीम खान रह गया। करीम खान की समझ नहीं आया कि वो क्या करे, किस तरह से वो इस शहर में, जो उसके लिए एक अनजान शहर हुआ गया था, लेकिन वो उस शहर में जो है वो माइग्रेट करके पहुंचा था। अब उसको रोजी रोटी यहीं से बनानी थी, कैसे बनाए, क्या करे? और करीम ने तो सोचा कि क्यों ना वो लोगों को कुछ पैसे जो है वो उधार में देना शुरू कर दें।
उसने कुछ लोगों को पैसे उधार पे देना शुरू किए और फिर उसको लगा कि और कुछ करना चाहिए। उसके पास कुछ जगह, कुछ उसके पास गाले, कुछ दुकानें उसके पास खाली पड़ी थी। तो उसने कहा कि वो लोगों को जमा करके वो मिलने जुलने दे और कुछ जो है उनको मौज मस्ती करने दें। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पत्ते खेलना शुरू किए, ताश खेलना शुरू किए। और उस जमाने में इस जगह को अंग्रेजी में कहते हैं यूफिमिस्टिकली, यानी बहुत अच्छे से इनको कहा कि ये सोशल क्लब्स हैं। अब बताइए कि लोग आएंगे वहां पे जो है वो ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे और उसको सोशल क्लब्स कहा जा रहा है। ये एक अच्छा नाम था उसके लिए। यहाँ पे जो है ये करीम खान ने इस किस्म के जुए के अड्डे खोले और करीम खान ने लोगों को सूद पे पैसा देना शुरू किया। देखिए, आप लोग कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार करीम खान मुस्लिम था और करीम खान को जो है वो सूद पे पैसे नहीं देना चाहिए थे और खान को सोशल अड्डे नहीं चलाने चाहिए थे। वेल, दे वर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स की इश्यूज होती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनको रिलीजन को फॉलो कर रहा है या अपनी लाइवलीहुड को। मैं किसी भी जाति पे या किसी भी ट्राइब पे या किसी भी लोगों के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन खाली आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आम तौर से अगर माइग्रेंट किसी शहर में वो लीगल तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से बड़ा नहीं होगा तो ही टेक्स टू क्राइम। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क, आप देख लीजिए कि न्यूयॉर्क में जो माफिया ओरिजिनल अमेरिकन का, कॉकेशियंस का जो है वो माफिया नहीं है। यू विल नॉट फाइंड सम अमेरिकन गैंगस्टर सिंडिकेट। यू विल फाइंड कि ये जो है माइग्रेंट्स हैं। कौन है? आपको मैक्सिकन दिख जाएंगे जो आपको क्राइम में दिखेंगे, आपको अफ्रीकन दिख जाएंगे जो क्राइम में दिखेंगे, जिनको आप लोग ब्लैक माफिया कहते हैं, और आपको इटालियंस दिख जाएंगे। इटालियन सबसे कामयाब रहे, सबसे ज़्यादा मालदार हुए और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए। यानी अमेरिका में इटली के लोग पहुंच करके माफिया में उन्होंने अपनी धाक जमा ली। उसी तरह से मुंबई के अंदर जो है वो पठानों ने पहुंच करके अपनी धाक जमा ली और पठानों ने मिल करके यहाँ पे रसूख बना लिया। करीम खान जब लोगों को पैसे देने लगा, देखिए वहां भी इटालियंस जो है जब ये सब कर रहे थे तो कहने के लिए वो लोग जो थे कैथोलिक क्रिश्चियन थे, लेकिन फिर कत्ले आम ये वो सब करने में उनका कोई मसला नहीं था। ऐसे ही पठान आपका जो है करीम खान जो है वो लोगों को जब पैसे देने लगा, आपको पता है व्हाट हैपेंड? जब उससे पैसे निकालने का वक्त आया तब उसने वायलेंस, मारपीट, गाली गलौज सब कुछ किया और इसका असर ये हुआ कि वो करीम खान से करीम लाला बन गया। लाला आपको पता है जो मांगता रहो, लाला पैसा लाला, है ना। यानी हम लोगों के क्या होता है कि मुहावरे या आम जबान के अंदर बोली हुई चीजें जो होती हैं वो मुहावरे बन जाते हैं। आपने सुना है ना, एक बैंक है देना बैंक। वो बैंक बोलता है कि मेरा नाम देना बैंक है, लेकिन वो देता नहीं है, वो खाली आपसे लेता रहता है। तो उसी तरह से जो है आपका लाला, लाला जो है लोगों को पैसे उधार पे दे रहा था, लेकिन जब वो मांगता है ला ला ला, तब उसको लोगों ने करीम खान से करीम लाला कहना शुरू कर दिया। 1960s में पठानों की छवि मुंबई में बहुत अच्छी थी। यस, आई मीन आप लोगों ने, जिन लोगों ने बॉलीवुड बफ्स हैं, जिन लोगों ने फिल्में देखी हैं, उनको पता है कि हमारी बहुत सी लेजेंडरी मूवीज पठानों के अच्छे रोल पर आधारित हैं। काबुली वाला, बलराज साहनी, आई मीन इट्स एन इमॉर्टल एंड लेजेंडरी मूवी। आप सब देखें, उसमें पठान को बहुत अच्छा दिखाया गया था। यानी बहुत शरीफ था, बहुत नेक था, लेकिन जब वक्त पे उसका किसी से झगड़ा होता है तो उससे हत्या भी हो जाती है। यानी दे डोंट रिस्पेक्ट द रूल ऑफ द लैंड, द लॉ ऑफ द लैंड, वो लोग नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल जंजीर, पठान वादे का पक्का है, बहुत नेक है, बहुत अच्छा आदमी है, यारी मेरा ईमान, यारी मेरी जिंदगी, वो सब ऐसी बातें करेगा, लेकिन उसके लिए मार पीट झगड़ा ये सब चीजें उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, वो सब जो है वो कर सकता है। इन किरदारों ने खान्स को और पठान्स को एक अलग से पोजीशन दे दी फिल्मों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट कुर्बानी का अमजद खान। सो माई पॉइंट इज कि ये पठानों ने उस जमाने तक फिल्मों के अंदर अपना अच्छा रोल बना रखा था और खान को अच्छे से कहा जाता था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये छवि चेंज हो गई। कैसे, कब? वेल, करीम खान को लगने लगा कि ये सोशल क्लब, ये पैसे उधार पे देना, ये कब तक मुझे पैसे देगा, एंड एवरीवन वांट्स बिग मनी। आप देखिए कोई भी आदमी को आप छोटे पैसे दीजिए
जबकि उसको लग रहा है कि यार मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, तो छोटे में संतुष्ट क्यों रहूं। उसने सोचा क्यों ना दो चीजें साउथ मूवी में होने लगी थी। एक चीज थी दो झगड़ा करते हुए बिजनेसमैन के बीच में सुलह कराना, या आपस में उन दोनों के बीच सेटलमेंट कराना। अब क्या होता है कि इन दोनों को, बिजनेसमैन को बिठा के समझाया जाता है और फिर एक को थोड़ा दबाया जाता है और फिर उसको इस बात पे मजबूर किया जाता है कि वो इस फैसले को मान ले। इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैटर पटाना। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि मुंबई की, या मान लीजिए कि इवन इस देश की अदालतें बहुत थक गई थी, और मुंबई के अंदर जो है अदालतों में जाना, चक्कर लगाना, हफ्तों महीनों उनका कोर्ट का केस चलते रहना, दिस वॉज अजीब। तो क्या हुआ कि वो लोगों ने सोचा कि चलो बैठ के किसी इन्फ्लुएंशियल शख्स से आर्बिट्रेट करा लें। अब ये इन्फ्लुएंशियल शख्स जो है उस वक्त में करीम खान था, उसकी धाक बन गई थी। करीम खान अपने आप में नॉवेल्टी सिनेमा के पास ताहिर मंजिल, बैदा गली करके एक जगह है जहां मैंने अक्सर मुलाकात की है करीम नाला से। आपको पता है करीम नाला बहुत ही उस वक्त की ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी थे। 7 फुट के लंबे चौड़े लहीम शहीम पठान। इन्हें आप सोचिए कि अगर मैं उनके सामने वेल बिल्ट होने के बावजूद भी जाके जब खड़ा होता था तो मुझे लगता था कि ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ गया है। इस तरह के आदमी थे करीम खान। एनीवे, उन्होंने सोचा मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आई हैव टू मेक दिस मोर मनी आउट ऑफ वॉट एवर आई एम मेकिंग। मैं अपने इन्फ्लुएंस के जरिए, अपने रसूख के जरिए मुझे और पैसे बनाने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मैटर पटाना शुरू कर दिया। लो एंड बिहोल्ड ही स्टार्ट मेकिंग मोर मनी। लोग उनके साथ आने लगे, उनसे फैसले करवाने लगे और उनको करीम खान का फैसला मानना पड़ गया। और फिर एक चीज और हो गई, उस जमाने में कुछ लोग जो पगड़ी पे घर पे रहा करते थे, यानी आपको पता है साउथ मुंबई अब तो खैर काफी बदल गया आ रहा है, और आई मीन अब तो वहाँ टावर्स आने लगे हैं, बिल्डिंगें आने लगी हैं, लेकिन एक जमाने में वहाँ पुरानी लकड़ी की मंजिलें इलाके हुआ करते थे जहाँ लोग जो है आके पगड़ी सिस्टम पे रहते थे। यानी पगड़ी सिस्टम जो है आज का आप हेवी डिपॉजिट सिस्टम समझ लीजिए। मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ही टेक्निकल मैटर है और उसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और आप गूगल कर लीजिए पगड़ी सिस्टम क्या होता है। अब कुछ यानी महीनों के या सालों के लिए वो रहने वाले लोग कभी कभी लंबा कर देते थे या कभी कभी घर पे कब्जा कर लेते थे। अब मकान मालिक को उस आदमी को अगर बाहर निकलवाना है और वो अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो कभी कभी वो आदमी फिर आके करीम खान से बोला कि खान साहब ये आप देखिए इसको कर लिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि शरीफ लोगों को उठा के घर से बाहर फेंक दिया, सामान के साथ, पेटी बेटी सामान पूरा कबाड़ के साथ फेंक दिया बाहर। उसको लोगों ने फिर एक नया सा अच्छा सा साफ सुथरा नाम दे दिया, खोली खाली कराना। अब बताइए, कहने के लिए तो बहुत वायलेंट जगह है, कहने के लिए तो आपने पूरे परिवार को उठा के रास्ते पे फेंक दिया है, लेकिन उसको खोली खाली कराना कह दिया। तो करीम खान अब मैटर पढ़ाना और खोली खाली कराने में एक्सपर्ट हो गया। अब ये जो होने लगा तो पठान का पावर, उसकी वायलेंस, उसके इन्फ्लुएंस बढ़ने लगी। वो नॉवेल्टी सिनेमा से हट करके अब पूरे ग्रांट रोड इलाके में, डोंगरी में, बाइकला में, आगरीपाड़ा में, हिंदी में लफ्ज है उसकी तूती बोलने लगी, तूती। अब सोचिए ये करीम खान कौन था? एक अनपढ़ सा आदमी जो बॉम्बे आया हुआ था, लेकिन ये हल्की आज से कोई प्लान नहीं किया मैं इस तरह बड़ा बनूंगा। देयर वाज नो मास्टर प्लान। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब एक आदमी, जब एक कबीले का मुखिया बड़ा होता है तो कबीले के लोग भी अपने आप में इन्फ्लुएंशियल होने लगते हैं। दूसरे पठानों को जो है बहुत अच्छा लगने लगा, अपना आदमी, अपना पठान जो है वो बड़ा हो रहा है। और इस तरह से करीम खान और उसका भाई अब्दुल रहीम खान, जिसका जेल रोड के पास में होटल था, मेरे ख्याल से आज भी शायद उसका जेल रोड के पास उसकी प्रॉपर्टीज है डोंगरी में, वो भी जुए के अड्डे चला रहा था। अब्दुल रहीम खान और अब्दुल करीम खान ये दोनों जो है अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज बन गए। पठानों का उस वक्त जो है मुंबई में वर्चस्व हो गया। यानी अगर आप एक तरह से कहने चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि पठान बिकेम द बिगेस्ट क्राइम सिंडिकेट इन मुंबई एट दैट टाइम। इनकी डाइवर्सिफिकेशन और हुआ, इन लोगों ने और अपने लाइफ के अंदर और जराइम का इजाफा किया और ये लोग बढ़ रहे थे। यानी इसी वजह से आप देखें कि जो दूसरे पठान ने बहुत रेकलेस होके और बहुत हिम्मत पर काम किए हैं, जैसे समत खान ने। समत खान कौन था? करीम खान का भतीजा, बट वो बहुत ही क्रूर था, उसकी लाइफ में कोई उसूल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल अमीर ज़ादा, फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब,
ऐसे सारे पठान जो है करीम खान के बाद की जनरेशन आने वाले बहुत ज़्यादा खून खराबे में, बहुत ज़्यादा मक्कारी और अय्यारी की वजह से उन्होंने खान का नाम खराब कर दिया। वेल एज आई सेड, फॉर एवरी बैड पठान देयर इज अ गुड वन। कौन? खालिद पहलवान। यानी ये पठान जो है मेरा फेवरेट पठान है। वाई? मैंने उससे भी मुलाकात की है, उससे मैंने जो है कई बार बातचीत की है और मैंने जाके दुबई मुलाकात की खालिद पहलवान से। खालिद भी एक पहलवान जो है वो पठान था और वो जो है हम लोग की कहानी से हम इस वक्त हट जाते हैं। खालिद खान के बारे में फिर से बात अलग करेंगे, हम फिलहाल सिर्फ करीम खान और उसके ट्राइब के बारे में बात करते हैं। जब ये पठानों की बहुत ज़्यादा इनकी जो है जुर्म के साथ में उसको इग्नोर करना, लोगों को मारना पीटना, यानी ऐसा होता है कि हर महीने की 10 तारीख को जिनको पैसे दिए हैं उससे उगरानी करते हैं। लेकिन अगर किसी ने 10 तारीख को उनको पैसे नहीं दिए तो झगड़ा होगा, बातचीत होगी, गाली गलौज होगी और कभी कभी पठान अपना चाकू निकाल के उसको घोंप देगा इन अ वेरी रूटीन वे। यानी आज भी लोग डरते हैं कि किसी को थप्पड़ मारने में, घूसा मारने में, आई मीन एक्सेप्ट इफ ही इज अ वेरी हार्ड एंड क्रिमिनल, लेकिन लोग चाकू नहीं मारते थे। लेकिन उस जमाने में पठान जो है वो चाकू मार देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि लॉ ऑफ द लैंड को बिल्कुल नहीं मानते थे। यानी अगर आपने किसी पठान को बुला भेजा कि पुलिस चौकन आ जाना, और मान लीजिए कि शायद उस वक्त पुलिस वाला बाहर गश्त पे चला गया, वो पठान अगर आपकी पुलिस चौकी पहुंच गया तो वो गुस्से में टेबल तोड़ देगा और पुलिस कांस्टेबल उसे देखते रहेगा क्या असहाय क्या करेगा। आपको पता है पठान नॉर्मली बहुत वेल बिल्ट, लंबे चौड़े होते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। हमारे मुंबई के बेचारे कांस्टेबल जो हैं वो दुबले पतले से होते हैं और बेचारे ठीक से खाने भी उनको नहीं मिलता। तो किसी एक लंबे चौड़े पठान से क्या झगड़ा मोल लेंगे, और क्या अगर उसने एक बार गर्दन पकड़ ली तो बेचारा जो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। पठानों की दादागिरी बढ़ती चली गई। यानी आपने अगर मेरी किताब पढ़ी है डोंगरी टू दुबई, आप देखेंगे उन्होंने किस किस्म के जराइम अंजाम दिए हैं। वेल आई एम कमिंग टू नेक्स्ट लेवल के करीम खान का पावर बढ़ा कहां से। एक स्टेज ऐसी आई कि उसने अपनी 50वीं सालगिरह में, यानी 19 समवेयर अराउंड 60s के आसपास, उसने जो है अपनी 50वीं वर्षगांठ, अपनी सालगिरह का उसने एक पार्टी दे दी। उसमें उसने मुंबई के तमाम नामी हस्तियों को बुला लिया। अब उसमें आप देखें तो मेरे पास बहुत सी तस्वीरें हैं एंड आई वुड लाइक टू से कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कॉपीराइटेड हैं। बराए करम मेरे वो यूट्यूबर्स जो बिला वजह और बगैर किसी तकल्लुफ के मेरे कहानियों को चुरा लेते हैं, वो इन पिक्चर्स को चोरी करने की कोशिश ना करें। आई माइट हैव टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम इफ दे डू। ये एक्सक्लूसिव पिक्चर्स आपको दिख जाएंगे जहां आपको इस बड़ी सी पार्टी में आपको बहुत से फिल्म के अभिनेता मिल जाएंगे। यानी मैंने आपसे कहा ना कि खान और पठान की उस जमाने में इतनी पॉजिटिव इमेज थी कि फिल्मी लोग उनसे मिलना जुलने में कोई मसला नहीं समझते थे। एक्चुअली आपको पता है कि एक जमाने में कुछ फिल्मी हस्तियां दाऊद से दुबई में मिल चुकी हैं और उनको उस वक्त उससे मिलना कोई जुर्म नहीं दिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल ऋषि कपूर ने अपने इंटरव्यू में कई बार दाऊद से मुलाकात का जिक्र किया है। फिरोज खान को आप जानते हैं कि जब यलगार की शूटिंग हुई थी तो उसकी मुलाकात जो है फिरोज खान ने दाऊद से मुलाकात दुबई में की थी। ऐसी बहुत सी चीजें, वारदातें हैं। उस वक्त उन लोगों को लग रहा था कि हम क्राइम से उनसे मिलना जुर्म नहीं है, इनके साथ हॉबनॉब करना बुरी बात नहीं है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दिलीप कुमार, यानी जो यूसुफ खान थे, वो खुद भी पठान थे, वो इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। अमजद खान तस्वीर में देख लेंगे, अब और फिल्मी हस्तियों को इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो उस वक्त तक पठान का मामला बहुत सही चल रहा था। तो जब इन्होंने सालगिरह के बाद कुछ लोगों ने देखा कि इनका पावर इतना बढ़ गया है, तो उन्होंने सोचा कि इनको और कैसे इनके बारे में क्या किया जाए, और पावरफुल हो जाए। किसी ने उनको एक सुनहरी छड़ी बहुत अच्छी लकड़ी की बना के दे दी। उनको पहले गुस्सा आ गया, हम अभी सिर्फ 50 साल के, अपने आप से चल सकता है, तुम हमको छड़ी क्यों देते? नहीं, मैंने आपके लिए दिया है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, आपकी रौबीली शख्सियत में और इजाफा होगा। वो भोले वाला था। करीम खान के दिमाग में मक्कारी नहीं थी। मैंने आपसे कहा ना कि वो जनरेशन के पठान में मक्कारी नहीं थी। सब्सिक्वेंट जो मैंने कहा ना, ये समद खान वगैरह लोग जो आए, इनके दिमाग में बहुत मक्कारी थी। उसने खुशी खुशी उस छड़ी को एक्सेप्ट कर लिया। ये चमन मेवा वाला जो उस वक्त एक शख्स था, उसने क्या किया कि इसको मिसयूज किया। मैं बहुत जल्दी बताना चाह रहा हूं कि उसने सोचा कि कहीं भी करीम खान को बुलाने से बहुत पैसे लगते हैं, मैटर पटाने में, खोली खाली कराने में,
उसने करीम खान से कहा कि खान साहब आप अपनी छड़ी भेज दिया करो, हमारा काम हो जाएगा। ये छड़ी का कमाल हो गया। अब जब भी जिस घर के बाहर वो छड़ी रख दी जाए जाके, वो घर वाला समझ जाता है कि मेरी आबरू जो है दांव पे लगी है, वो फौरन जो है अपना घर खाली कर देता था। और अगर वो छड़ी समझ लिए, यानी उसका रौब यहां तक बढ़ गया उस छड़ी का कि अगर वो कहीं छड़ी दिख जाए उनको लग जाता है कि उनको जो है करीम खान को नाराज नहीं करना है। यहां तक कि मस्जिदों में अगर कहीं वजू की जगह पे करीम खान वजू करके हट गया वहां से और उसने छड़ी नहीं उठाई, उस जगह कोई नहीं आएगा। या नमाज की जगह में छड़ी छोड़ जाए, वहां कोई नमाज नहीं पड़ेगा। आप देखिए क्या हद थी। मस्तान ने जब देखा किसी आदमी का पावर, यस हाजी मस्तान, कि यार एक आदमी इतना पावरफुल हो गया है कि वहां मौजूद नहीं है, उसकी छड़ी पड़ी हुई है, तो लोग जो उसको इतना ज्यादा मानते हैं, मुझे ऐसा आदमी मेरे लिए काम करता हुआ चाहिए। मस्तान ने एक बार उससे मुलाकात की। आपको पता है हाजी मस्तान जो है उसके पास कोई गैंग नहीं थी, वो एक स्मगलर था। वो स्मगलिंग को बिजनेस तरह हैंडल करता था। उसने सोचा कि अगर करीम खान और उसके सारे पठान लड़के अगर मेरे साथ मिल जाएंगे तो मेरा पावर बहुत बढ़ जाएगा। एक दिन जुम्मा की नमाज के बाद ये लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं और वो करीम खान को अपने साथ काम करने पे आमादा कर लेता है। इस तरह से हाजी मस्तान और करीम खान की दोस्ती हो जाती है, जहां करीम खान को कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ अपने लड़के भेजना है जो मस्तान के माल को प्रोटेक्ट करेंगे, संभालेंगे, और वो जो है उसका एक कट मिल जाएगा। ये दोनों बहुत पावरफुल थे, ये दोनों अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। फिर क्या होता है, एक स्टेज आने के बाद में करीम खान जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। उसने सारे पठानों को जो है हाजी मस्तान के साथ काम करने पे लगा दिया है और उसको पैसे भी आ रहे हैं। यानी अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उसको क्या करना है, वो बहुत फ्लैम्बॉइंट हो गया है। अब उसने अपने पठानी सूट को छोड़ करके, जो पठानियों की जो वेशभूषा होती है उसको छोड़ करके, उसने अब वाइट सफारी पहनना शुरू कर दिया है। अब उसने जो है बहुत स्टाइलिश चश्मे पहनना शुरू किए हैं, महंगे सिगार पीना शुरू कर दिया। यानी आप देखिए ना ट्रांसफॉर्मेशन, एक सीधे साधे भोले भाले पठान का ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट माफिया डॉन की तरह से होने लगा। यानी आप सोच लीजिए कि पुलिस वाले उससे घबराते थे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, उस जमाने के पुलिस वालों ने चाहा कि पठान को कट टू साइज करें, मगर मसला यही है कि अगर एक जो सीनियर पुलिस वाला जो है वो बहुत पावरफुल भी है और वो इनके साथ में समझौता नहीं भी करता है, तो नीचे का जो पुलिस वाला है, यानी कांस्टेबल लेवल का, दूसरे लेवल का जो पुलिस वाला है, वो इनसे दब जाता है और फिर वो इनकी बात मान लेता है। या तो धौंस में आ जाता है या रिश्वत खा लेता है। अब उसका मसला आपको पता है क्या होता है, कि वो अगर पुलिस वाले चाह रहे हैं कि उनको डराया जाए और पठान को अपने काबू में किया जाए, वो उसके खौफ से काबू में नहीं आते। हाँ, यानी दो लोगों के बारे में मैंने सुना है, मैं जो जिक्र कर दे रहा हूं, कि देयर वाज अ क्राइम ब्रांच ऑफिसर कॉल्ड हुजूर अहमद खान। लोग हुजूर अहमद खान के नाम से करीम लाला को डराया करते थे और करीम लाला उसकी बहुत इज्जत भी करता था। एक पुलिस वाला और था जो डीसीपी नहीं था, डिप्टी कमिश्नर नहीं था, ही वॉज अ मामूली कांस्टेबल। कौन? हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर। यस, इब्राहिम कास्कर मामूली से कांस्टेबल था, लेकिन अपने आप में बहुत ईमानदार था और थोड़ा सा जिद्दी भी था। करीम खान को ये 75 रुपए महीना कमाने वाला पुलिस कांस्टेबल बहुत पसंद था और इसीलिए वो अपने से 20 साल छोटे इब्राहिम कास्कर को इब्राहिम भाई बोलता था। जी हाँ, आप सब लोगों ने सही गैस किया, ये इब्राहिम कास्कर एक्चुअली डॉन्स का बाप था। यू नो, बाप ऑफ डॉन्स मेरी किताब का चैप्टर है। कौन? साबिर का बाप, दाऊद का बाप, अनीस का बाप, नूरा का बाप, ये सारे लड़के उसके डॉन बन गए थे और इब्राहिम इन सबका बाप था। ये करीम लाला की इज्जत करता था और उसके लड़के भी करीम खान की इज्जत किया करते थे। मसला ये था कि हाजी मस्तान और करीम लाला ये दोनों जिस जमाने में पैसों में डूबे हुए थे और बॉम्बे में राज कर रहे थे, उस वक्त ये लड़के बहुत कमसिन थे, दाऊद वगैरह। अब मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर मोड जहां पे मिला के आपकी कहानी को रोकता हूं, उसको फिर हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे, कि पुलिस इस कदर परेशान थी कि इन पठानों को रोका कैसे जाए। तो हम आ रहे थे एक बहुत ही अहम मोड़ पे।
यानी इन पठानों का मामला जो है हद से बाहर हो गया था, पुलिस इनको काबू नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने कहा ना कि हर बार जब भी एक गुलायत होगा, देयर विल बी अ डेविड। यस, बॉम्बे की हिस्ट्री में भी एक डेविड और गुलायत हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी, आप याद रखें। और इट वाज इन अ वेरी अनलाइकली वे। हम लोगों में से कोई भी, आज इतिहास में ये सब लिखना बहुत आसान है और बैठ के इन चीज़ों को किताब में लिखना और इस कहानी को बयान करना बहुत आसान है, लेकिन जिस वक्त ये घटनाएं घटित हो रही थी उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये मुंबई में क्या होने वाला है और किस तरह से एक इतना बड़ा पावरफुल सिंडिकेट, जिसको मैं इस वक्त कह रहा हूं कि देश का सबसे बड़ा कार्टेल है पठान्स, उसको किस तरह से एक डेविड ने, अनलाइकली रिलक्टेंट डेविड ने कैसे खत्म किया। डोंगरी पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर लीखा बैठे हुए थे और वो बहुत परेशान थे। और तब उनसे मिलने जाता है एक क्राइम जर्नलिस्ट जिसका नाम है इकबाल नातिक। इकबाल नातिक जो है वो एक राजदार करके एक वीकली निकालता है और राजदार यानी कॉन्फिडेंट, जहां पे वो अपनी क्राइम की स्टोरीज लिखता है। इकबाल इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन इस जमाने में। और इकबाल नातिक जो है, नातिक उसका नॉट सर नेम बट इज नोन बाय दैट टाइटल नातिक। नातिक यानी बोलने वाला। एक दिन चला जाता है, आपको पता है क्राइम रिपोर्टर्स की और पुलिस वालों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। कभी कभी पुलिस वाले क्राइम जर्नलिस्ट आपस में ऐसी बातें कर लेते हैं कि वो अपने आप में खुद लोग हैरान होते क्या हुआ था। मतलब मैंने खुद भी एज ए क्राइम जर्नलिस्ट बहुत से पुलिस वालों से और बहुत से पुलिस वालों के लोगों के साथ बैठ कर ऐसी बातें की हैं जो बाद में अपने आप में कहानियां बन गई। फॉर एग्जाम्पल, राकेश मारिया जो डिप्टी कमिश्नर क्राइम थे मुंबई 93 ब्लास्ट के बाद में, उनके साथ दोस्ती ने 1993 के इन्वेस्टिगेशन को ब्लैक फ्राइडे का रूप दे दिया। कमिंग बैक टू इकबाल नातिक, जब ये पहुंचते हैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में और रणवीर लीखा को परेशान देखते बोले साहब आप इतने परेशान क्यों हैं। वो कहते हैं इकबाल जाओ मेरा दिमाग मत खाओ, मैं थोड़ा सा परेशान हूं। बोले क्या हुआ मुझे बताइए, शायद मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूं। तब जो है वो रणवीर लिखा कहते हैं कि मुझे पठानों ने परेशान कर रखा है। वो किसी तरह से मेरी बात नहीं मानते, कानून की बात नहीं मानते। कितने पठानों को गिरफ्तार किया जाए, कितने पठानों को लॉकअप में डाला जाए, वो नहीं मानते। उनको इस शहर के कानून व्यवस्था से कुछ ताल्लुक नहीं है। उस जमाने में शोले आई हुई थी, आपको पता है शोले? यस यस, द सेम शोले। हम लोग कहते हैं ना कि रियलिटी जो है इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जी हाँ, यही हुआ कि उस वक्त इकबाल भाई ने कहा कि रणवीर भाई आपने शोले देखी है? रणवीर साहब, नॉट रणवीर भाई, लिखा साहब आपने क्या शोले देखी है? रणवीर लिखा और भड़क गए, बोले इकबाल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं परेशान और तुम फिल्म देखने की बात कर रहे हो? अरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पुलिस को कभी कभी मुजरिम की जरूरत पड़ती है जुर्म को खत्म करने के लिए। अब लिखा ने गौर से सुनने लगा। तब इकबाल ने कहा कि अगर आप इब्राहिम भाई के लड़कों का इस्तेमाल करिए तो आप पठानों पर काबू कर सकते हैं। लिखा चौंक गया। लिखा ने सोचा भी नहीं कि ये क्या है। इब्राहिम भाई के लड़के टीनेजर्स हैं, दाऊद इज हार्डली 18, 19, 20 समथिंग। और हाँ, वो छोटी छोटी वारदातों में है, वो राहजनी में, मारपीट में और वो जो है बहुत सी चीजों में है वो, लेकिन मतलब वो आदमी, वो दो बच्चे, मतलब दाऊद और साबिर जो इब्राहिम भाई के लड़कों के नाम से मशहूर हैं, वो क्या करेंगे? लेकिन उसने इकबाल की बात को डिसमिस कर दिया, उसने सीरियसली लिया नहीं कि कहां पुलिस का पूरा महकमा पठान को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, इब्राहिम भाई के दो लड़के क्या करेंगे? उसने सुन के अनसुना कर दिया और फिर ये बात आई गई हो गई। लेकिन फिर एक बार जब रणवीर लिखा एक बार जब एक रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा, आपको पता है ना बॉम्बे में आज भी ऐसे ही होता है कि लोग जब मारपीट करते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, लोग बीच बचाव नहीं करते हैं। आज लोग फोन निकालते हैं और वीडियो निकालना शुरू कर देते हैं। अरे भाई रोको, जान बचाओ, लोगों में सुलह कराओ, रोको इस हिंसा को नहीं। लोग अपना फोन निकालते हैं, हाँ इंस्टा पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। उस जमाने में ऐसे ही था, रोड पे मजमा जमा हो गया और मारपीट हो रही है। रणवीर लिखा ने सोचा कि मेरी पुलिस की जीप को जाने नहीं जा रही, ये क्या मसला है। वो गुस्से में उतरा और उतर के रणवीर लिखा ने भीड़ को चीरते हुए जाके देखा क्या हुआ। वहां पे उसने देखा कि एक वाकई दुबला पतला सा लड़का जो है वो एक लंबे चौड़े से पठान से भिड़ा हुआ है
और दोनों खूब एक दूसरे को मार रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, मुंह पे चोट लगी हुई, दोनों के, लेकिन दोनों खूब उलझे हुए हैं। उसने, रणवीर लिखा ने दोनों को हटा के ठीक किया और तब उसने दोनों को अपनी अपनी जीप में बिठा लिया। एक को अलग जगह पे भेजा उसने पठान को, और इस लड़के को अलग से, दुबला पतला सा लड़का, क्या नाम है तेरा, वो लड़के को, या आपको पता है कि पुलिस वालों के लड़कों को, बच्चों को अपने बारे में एक थोड़ा सा ज्यादा ही वो होता है कि मैं पुलिस वाले का बच्चा हूं। उसने कहा डिपार्टमेंट वाले का लड़का हूं साहब। तो रणवीर लिखा धौस पे नहीं आया, उसने नाम बोल। उसने कहा मेरा नाम दाऊद है। ये दाऊद इब्राहिम कासकर जो है वो इब्राहिम हवलदार का बेटा था। अब लीखा ने इकबाल का मशवरा सुन लिया, दाऊद की उसने कारस्तानी देख ली, उसने दिमाग में सोचा कि वो दाऊद से जो है बात करे और उसको यूज करे। ये अब इसकी पुलिस की जीप चलते चलते जो है वो जेजे हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने पहले सोचा दाऊद को अंदर कर देगा, उस पर केस बनाएगा, लेकिन अब उसने सोचा वो दाऊद को यूज करेगा। उसने कहा दाऊद मेरे लिए काम करोगे। दाऊद ने चुपचाप पुलिस वाले को देखा और फिर उसने कहा देखता हूं साहब। दैट वाज अचीव ना, मतलब पुलिस वाला, एक सीनियर पुलिस वाला जो हम लोग के जमाने 3 स्टार पुलिस वाला, एक रोड पे लड़ने वाले लड़के से, झगड़ा करने वाले जो मवाली से कह रहा है कि मेरे लिए काम करेगा, वो लड़का कह रहा है देखता हूं साहब। एनीवे व्हाट दिस इज रेस्ट इज हिस्ट्री। यानी उसके बाद दाऊद तो उसको उसने जेजे पे उतार दिया, लेकिन रणवीर लिखा और दाऊद के बीच एक ऐसा बॉन्ड बन गया जो पठान के डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। हम इस कहानी को यहां तक सुन लेते हैं और उसके बाद अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से दाऊद और पठान के बीच में एक टग ऑफ वॉर, एक स्ट्रगल शुरू हुआ और किस तरह से दोनों गुट, यानी दाऊद उस वक्त कोई बड़ी गैंग नहीं है और पठान से एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इन दोनों के बीच क्या हुआ, कैसे हुआ और कितनी हिंसात्मक वारदातें हुई जो इस शहर की सड़कों को उसने लाल कर दिया। प्लीज कम अगेन, मैं आपके कमेंट सुनना चाहूंगा और हम उसको अगली बार डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू, आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।